एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रथम नियम कि प्रथम नियम क्या कहता है। देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक उस अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। देखो, कोई भी वस्तु है तो वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ये मार्कर है, ये बड़ा है इसे हाथ में, तो इस पर बाह्य बल आरोपित करेंगे तभी अपनी जगह से हटेगा। और मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं गेंद का। गेंद लुढ़क कर चल रही है ज़मीन पर, तो वो घर्षण बल के कारण ही रुक पाती है, वरना वो लुढ़कती ही रहती। घर्षण बल उत्पन्न होता है तो वो गेंद रुक जाती है, ठीक है। और इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। देखो, जड़त्व मैंने क्लियर किया था कि जड़त्व किसे कहते हैं कि हर वस्तु में ऐसा गुण होता है कि अगर वो विराम है तो विराम ही रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। कहते वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो, इस नियम को क्या कहते हैं कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो, गति का द्वितीय नियम देखते हैं ना कि द्वितीय नियम क्या कहता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, फिर अनुक्रमानुपाती होती है। देखो कैसे लगा, बताती हूँ मैं। देखो, संवेग में परिवर्तन की दर है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संवेग क्या है। तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। देखो, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये साइकिल आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये इससे टकरा जाती है तो इस लड़की को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि साइकिल से टकरा तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा बहुत चोट लग जाएगी, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही इसी स्पीड से अगर ये ट्रक आ रहा है और इसके सामने ये लड़का आ जाता है, ये व्यक्ति कोई है तो ये आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी हालत क्या होगी। या तो मर जाएगा या फिर ज़्यादा चोट लगेगी, है ना। अब देखो, ये भी सेम स्पीड से चल रही थी, ये भी सेम स्पीड से चल रही थी, तो फिर इसमें कम चोट लगी, इसमें ज़्यादा चोट लगी, ऐसा क्यों? देखो, इससे एक बात समझ में आ रही कि द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि भार। इसका भार कम होता है, इसका भार ज़्यादा होता है। तो भार के कारण क्या हुआ कि इसको चोट इसमें कम लगी और इसको ट्रक से इसकी चोट ज़्यादा लगी, ठीक है। वेग तो इनका बराबर था, स्पीड इनकी सेम थी, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा था, है ना। तो ये द्रव्यमान इंटू वेग बराबर होता है संवेग। अब देखो, एक और चीज़, ये जो इससे ये तो पता चल रहा है कि जो नुकसान हुआ हमारा वो क्या हुआ, वो किसके अनुक्रमानुपाती हुआ कि द्रव्यमान के, मतलब एम के, ठीक है। अब देखो, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एम के अनुक्रमानुपाती हुआ, है ना। अब एक और चीज़ देखो कि हम बोल रहे हैं कि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ना, तो ये कोई 5-10 ग्राम की कोई ढक्कन है, ठीक है। इसको उछाल के मैं मारूंगी तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन इतनी ही ग्राम की चीज़ या इतनी द्रव्यमान की चीज़, मान लो गोली, अगर गोली से मारेंगे तो फिर आपको पता ही है कि गोली हमारे आर पार चली जाएगी, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमने द्रव्यमान की बात की, द्रव्यमान इसमें तो ज़्यादा था तो ज़्यादा नुकसान हुआ, पर उसमें तो द्रव्यमान कम था गोली का। तो उसमें क्या चीज़ थी ऐसी जो जिसके कारण हमारे वो सिर के आर पार चली गई? उसमें था वेग, क्योंकि वो बहुत स्पीड से जा रही थी। इस ढक्कन का वेग तो कम ही था, और वेग ज़्यादा भी हो तो क्या द्रव्यमान कम था, है ना। पर वो जो गोली है उसका भी द्रव्यमान कम ही है, पर उसका वेग बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो हमारे आर पार निकल जाती है। तो एक और चीज़ समझ में आ रही कि वो नुकसान जो हमारे वेग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है। यही चीज़ हमारी होती है संवेग के, द्रव्यमान गुणित वेग बराबर होता है संवेग। संवेग को पी लिखते हैं संवेग के लिए, और द्रव्यमान एम इंटू वेग के लिए वी, ठीक है। अब देखो, ये समझना, ये कोई द्रव्यमान की एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो यू वेग से चल रही है, ठीक है। और कुछ समय बाद, टी मतलब समय, कुछ समय बाद वो वी वेग से चलने लगती है ना। तो इसका संवेग तो हो गया, पहला संवेग हो गया एम इंटू यू, और दूसरा संवेग बाद वाला संवेग हमारा क्या हुआ, एम इंटू वी, है ना, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें लिख रखा संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये संवेग, इसकी परिवर्तन की दर क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 बटा टी। देखो, दर की बात करते हैं तो हमें पता है कि समय नीचे लिखना पड़ता है, समय का भाग लगाना पड़ता है, तब हमें कोई एक चीज़ या 1 मिनट 1 सेकेंड 1 घंटे की कोई भी चीज़ निकालने के लिए हमें समय का भाग निकालना पड़ता है। मतलब दर से मतलब यही है कि समय का भाग लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अब P1 की जगह हम ये लिख सकते हैं m इंटू यू माइनस m इंटू वी अपॉन टी, ये लिख सकते हैं ना। ये P का मान ये, P2 का मान ये है ना, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ कॉमन लग रही है, क्या लग रही है, m कॉमन लग रहा है, तो अब हम m बाहर निकाल लेते हैं और u और v, क्या बचा, u माइनस v बचा, ठीक है। m को हमने कॉमन रख लिया और v माइनस u माइनस v बचा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैंने समझाई थी, ये क्या दिख रहा है, वेग में परिवर्तन की दर। मैंने बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो है ये हमारा त्वरण है, क्या है, त्वरण। तो हम लिख सकते हैं m इंटू ए, ठीक है, ये हमारा त्वरण हो गया। अब देखो ये क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है कि उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में असंतुलित बल के समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये संवेग में परिवर्तन की दर हो गई हमारी। अब देखो ये F के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है और अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो ठीक है, F को अगर इसको हटाते हैं तो K स्थिरांक लेना पड़ता है, तो हमने K स्थिरांक ले लिया m इंटू ए, ठीक। अब K का मान अगर हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर m ए, ये, ठीक है। अब समझ में आ गया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में के समानुपाती होती है, ठीक है। ये समानुपाती है इसके, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है, मतलब जितना बल लगाएंगे उसका संवेग उतना ही होगा, ठीक है, और बल कम होगा तो संवेग कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा द्वितीय नियम क्लियर है, ओके। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो F बराबर m है हमारे किस काम का है, ठीक है। देखो यहाँ F रहता है ना, बल, ये बल जो है इस समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बल अगर कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर समय ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा। देखो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो बॉल को डायरेक्ट वहाँ कैच नहीं करते, कैच करने पर ऐसे लाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं कि उसका समय बढ़ाते हैं, क्योंकि समय बढ़ाने से बल कम हो जाता है। अगर वो वही कैच कर ले तो या तो बॉल उछल जाएगी या फिर जोर से हाथों में चोट लग जाती है ना। तो उसको धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाते हैं, टाइमिंग बढ़ेगी तो उसका फोर्स कम लगेगा, बल कम लगेगा तो हमारे हाथों में चोट भी कम लगेगी, है ना। तो ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके, क्लियर। चलो अब बात करते हैं गति के तृतीय नियम की, है ना, कि तीसरा नियम क्या कहता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाती है, मतलब विपरीत दिशा में बल लगाती है। देखो प्रतिक्रिया के परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखो कैसे होती है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि पृथ्वी पर चलना, पृथ्वी पर हम तभी चल पा रहे हैं जब हम पृथ्वी पर बल लगाते, पैरों से बल लगाकर पीछे की तरफ बल लगाते हैं और पृथ्वी हमें आगे की तरफ बल लगाती, तभी हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। अब देखो नाव से किनारे पर कूदना, नाव से किनारे पे हम तभी कूद पाते हैं जब हम उसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं और वो वही जो नाव है हमें आगे की तरफ बल लगाती है, तभी हम नाव से बाहर कूद पाते हैं, ठीक है। अब देखो रॉकेट को जब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उसमें ऐसी ज्वलनशील गैसें भरी जाती है जिसके कारण नीचे की तरफ वो प्रेशर से वेग से नीचे की तरफ जाती है और वो उस पर बल लगाती ताकि वो ऊंचाई पर जा सके, ठीक है। अब घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़ा जो है उस गाड़ी को खींचता है ना, उतने ही बल से खींचता है और वो जो गाड़ी है घोड़े पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। घोड़ा गाड़ी को खींचता है और गाड़ी जो है उस पर पुनः वैसा ही बल लगाती है, इसी कारण वो द्रव्यमान बराबर हो पाता है तभी वो खींच पाते हैं, ठीक है। तो ये तृतीय नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और विपरीत दिशा में होती है, ओके। तो हमारे न्यूटन के तीनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।